सभी को नमस्कार। मैं एस यादव किलोल शिक्षा शास्त्र की कड़ी के अंदर आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर लेके आया हूं आप लोगों को, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मेथड्स। व्यक्ति कोई ना कोई कार्य जीवन भर करता रहता है। अब देखिए, कुछ कार्य योजनाबद्ध करता है तो कुछ ऐसे ही जनरली करने लग जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे उसी कार्य करने की पद्धति, और वो भी व्यवस्थित रूप से कार्य करना, जहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य के साथ साथ क्रियात्मक उद्देश्य की भी पूर्ति होती हो। एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर लेवल पर, चाहे L1 हो, L2 हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, या हम कहें कि और भी जैसे विषय है अपने भाषा, उनके अंदर भी देखिए इस विधि को काम में लिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी विधियों में से एक मानी जाती है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मेथड। कई बार इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है प्रोजेक्ट वर्क भी। एक ही बात है, चाहे प्रोजेक्ट वर्क कहें या प्रोजेक्ट मेथड कहें, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस विधि की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई ना कोई कार्य करके सीखा जाता है, ठीक है। और जब हम करके सीखते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग प्रोसीजर से हम जब सीखते हैं, तो वो ज्ञान हमारे पास स्थायी होता है। क्यों होता है स्थायी? क्योंकि कार्य को करने से देखिए हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, और अनुभव भी अपने आप में एक शिक्षक है। क्योंकि व्यक्ति कार्य करके देखिए अनुभव प्राप्त करता है, और अनुभव से देखिए उसको धीरे धीरे उसमें क्या डेवलप हो जाते हैं, कौशल डेवलप हो जाते हैं, और वो कौशल ही कार्य करने की दक्षता कहलाती है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर आज विधि पढ़ेंगे, अपनी प्रोजेक्ट विधि। काफी महत्वपूर्ण विधि है देखिए, और इस पर हम बात करेंगे। अब बात करते हैं देखिए प्रोजेक्ट विधि। इंग्लिश के अंदर देखिए इसे कहा जाता है प्रोजेक्ट, ठीक है, मेथड। और कई बार देखिए मेथड की जगह इसे वर्क भी कहा जाता है, प्रोजेक्ट वर्क। इसी की हम बात करेंगे आज इस विधि की, जिसे हिंदी में एक और नाम दे रखा है प्रयोजना, प्रायोजना या परियोजना। आगे बात करते हैं देखिए इसमें प्रयोजना विधि, यानी इंग्लिश में भी लिखा है प्रोजेक्ट। इसकी जगह देखिए हम वर्क भी लिख सकते हैं। ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आप लोग समझिए और नोट करिए। इसके अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम की यदि हम बात करें इस विधि के अंदर देखिए, तो अन्य नामों के अंदर परियोजना, प्रायोजना और प्रयोजना लिखा हुआ है। और उसके अलावा एक और भी हम कह देते हैं अंग्रेजी में प्रोजेक्ट। विधि या मेथड, पद्धति या वर्क, यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए बात आती है कि ये जो विधि है, ये विधि किस क्षेत्र में काम आती थी, किस तरह से पहले प्रोजेक्ट कार्य किए जाते थे। आज आपने सुना होगा, इतना इस शब्द का प्रयोग हो गया, कोई छोटे से छोटा कार्य करता है तो कहता है व्यक्ति मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। सड़क बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में देखिए किसी नई पद्धति से यदि कृषि कर रहे हैं तो कहते हैं मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट आज इतना ज्यादा जीवन में घुल मिल गया, हमें खुद को नहीं पता होता कि प्रोजेक्ट है क्या चीज। इसी पर देखिए हम बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसका इतिहास, यानी ये जो अवधारणा आई कहां से। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके पीछे भी एक लंबा इतिहास है, और इस अवधारणा को विकसित होने के पीछे देखिए बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट जो शब्द है, कौन से शब्द की बात कर रहे हैं? प्रोजेक्ट शब्द। प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक इंजीनियर थे, जो देखिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में हेड थे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, जिनका नाम था प्रोफेसर रिचर्ड्स। प्रोफेसर रिचर्ड्स, या हम कह दे प्रोफेसर रिचर्डसन। अब देखिए ये क्या थे? अभियांत्रिकी। विभाग के हेड थे, मुखिया, हेड, HOD।
कहां पर थे? विश्वविद्यालय का नाम था यूएसए में कोलंबिया। इस विश्वविद्यालय के हेड थे कोलंबिया विश्वविद्यालय, यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिनका नाम क्या है? प्रोफेसर रिचर्डसन। इनके द्वारा पहली बार यह शब्द प्रयोग किया गया। इसके बाद देखिए इस शब्द का प्रयोग यदि हम देखते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में और भी मिलता है। इंजीनियरिंग के अलावा देखिए सर्वेक्षण क्षेत्र में भी मिलता है इसका प्रयोग, और देखिए इसका क्षेत्र मुर्गी पालन में भी इसका क्षेत्र होने लगा। ठीक है ना, कृषि में भी होने लगा। बात आती है कि शिक्षा के क्षेत्र में शब्द का प्रयोग किसने किया? शिक्षा के क्षेत्र में इसी कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो इनके साथी थे, जिनका नाम था जॉन डीवी। क्या नाम था? जॉन डीवी। उनके द्वारा देखिए शिक्षा के क्षेत्र में शब्द का प्रयोग किया। अपने भाषणों में वो अक्सर बोला करते थे। जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे मुर्गी पालन हो, सर्वेक्षण हो या इंजीनियरिंग हो, इन क्षेत्रों में जब प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो क्यों न शिक्षा में भी प्रोजेक्टों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो शिक्षा के अंदर इस शब्द को जो लेके आए थे वो कौन आते हैं? देखिए हमारे पास जॉन डीवी साहब। जैसा कि ये चित्र देख रहे हो, ये किनका है? जॉन डीवी का। कौन थे जॉन डीवी? देखिए एक शिक्षा शास्त्री, बहुत बड़ा नाम था इनका। कहां पर थे? कोलंबिया विश्वविद्यालय में। कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए। कहां पर है ये? यूएसए। ये देखिए परीक्षा में पूछा जाता है। प्रयोजना जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया? प्रोफेसर रिचर्डसन ने दिया। वो इंजीनियरिंग के थे और ये शिक्षा शास्त्री। शिक्षा के अंदर सबसे पहले जो शब्द लेके आए शिक्षा के क्षेत्र में, सर्वप्रथम प्रयोग लाने वाले कौन थे? जॉन डीवी साहब। शिक्षा के क्षेत्र में कौन से शब्द का? प्रोजेक्ट का, जिसे प्रयोजना कहा गया। इस शब्द की बात कर रहे हैं हम पहले साथियों। उसके बाद देखिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट एक विधि के रूप में प्रतिपादित करने वाले जॉन डीवी महोदय के शिष्य थे और उनका नाम था विलियम हेनरी किलपैट्रिक। विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ये देखिए WH किलपैट्रिक भी कहा जाता है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ये भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर से शिक्षा शास्त्री थे जो जॉन डीवी के क्या थे? शिष्य थे। इनके द्वारा पहली बार प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किया गया। एग्जाम में सीधा सा सवाल पूछा जाता है, प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए विधि के रूप में प्रतिपादन, प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन, विधि का प्रतिपादन किसने किया? विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने। अब विलियम हेनरी के साथी और थे जिनका नाम था स्टीवेंसन। देखिए तीसरा एक व्यक्ति इन्हीं के साथ काम करने वाले, स्टीवेंसन। क्या नाम है इनका? स्टीवेंसन साहब। और स्टीवेंसन साहब ने देखिए जो इनके साथ काम कर रहे थे, पहली बार प्रोजेक्ट मेथड को परिभाषित करने का काम किया। प्रोजेक्ट को क्या किया इन्होंने? प्रोजेक्ट विधि को परिभाषित किया। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन शिक्षा के क्षेत्र में लेके आते हैं जॉन डीवी साहब। प्रतिपादन करने वाले कौन है? किलपैट्रिक साहब। और उसके बाद विधि के रूप में परिभाषित करने का काम स्टीवेंसन। तीनों कोलंबिया विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षा शास्त्री, यानी शिक्षा के क्षेत्र में देखिए काफी बड़ा नाम देखिए इनका, जिनका नाम क्या था? जॉन डीवी, किलपैट्रिक और स्टीवेंसन। इस तरह से ये विधि एक चलन में आती है और इसकी जो मुख्य देन है वो कौन सा है? कोलंबिया विश्वविद्यालय, जिनके तीनों के चित्र भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में प्रयोजना विधि। अब बात करते हैं हम। देखिए भारत के अंदर ये जो प्रयोजना विधि है इसको लेके कौन आए? भारत में प्रयोजना विधि को लेकर आने वाले थे गांधी जी।
गांधी जी द्वारा। गांधी जी ने देखिए एक शिक्षा दी थी जिसका नाम था बुनियादी। बुनियादी या हम कहते हैं बेसिक, बुनियादी या बेसिक शिक्षा किनके द्वारा दी गई? गांधी जी द्वारा दी गई। देखिए इसी शिक्षा में बहुत सारी बातें बताई गई। हम यहाँ महत्वपूर्ण बात जिसकी हम करने वाले हैं, हस्तशिल्प की बात कही गई थी गांधी जी द्वारा। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का मतलब है हाथ से करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। और तो गांधी जी ने कहा था बच्चों को देखिए हाथ से सीखने की देखिए क्या दी जाए? शिक्षा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनवाए जाएं बच्चों से और बच्चे उन प्रोजेक्टों पर क्या करें? कार्य करें। तो यहाँ देखिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनवाए जाएं जिसके कहा गया करके सीखना पर जोर दिया गया। और यहीं से माना जाता है, देखिए किसका जन्म माना जाता है? भारत में प्रोजेक्ट विधि का जन्म माना जाता है। लेकिन पहली बार जब इसका प्रयोग जो किया गया भारत के अंदर प्रोजेक्ट निर्माण का, अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलाए गए। कहाँ चलाए गए? पहली बार पंजाब के अंदर। कहाँ चलाए गए ये प्रोजेक्ट? पंजाब में। और पंजाब का एक जिला है जिसका नाम है मोगा जिला में। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आप लोगों से, भारत में पहली बार प्रोजेक्ट कहाँ पर चलाए गए? पंजाब के अंदर। पंजाब की यदि साथियों हम बात करें तो जिला कौन सा आता है? मोगा जिला। अब देखिए मोगा जिला में किस चीज के प्रोजेक्ट थे? ईसाई धर्म का, देखिए या हम कह दें ईसाई मिशनरियों के, इनको चलाया गया ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। इस तरह से हम देखते हैं प्रोजेक्ट, यहाँ धर्म के आधार पर प्रोजेक्ट चालू होते हैं। आगे आता है प्रायोजना जो विधि है, इस विधि का आधार क्या माना गया है? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस विधि के आधार दो विषयों को माना गया, याद रखना आप। एक विषय तो देखिए दर्शन शास्त्र को, क्योंकि ये विचारधारा कहाँ से आती है? दर्शन शास्त्र से। और दूसरा माना गया व्यवहारवाद को, अर्थात व्यवहारवाद का संबंध किससे है? मनोविज्ञान से। किससे माना जाता है? मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान से क्या माना जाता है? इसका संबंध माना जाता है। और इधर दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र की एक ये कह दें कि अवधारणा जिसका नाम था एक तरह से प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद। और ये जो प्रयोजनवाद जो शब्द दिया गया, ये जो अवधारणा दी चार्ल्स पीयरसन द्वारा दी गई अवधारणा, जिसमें कहा गया था व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपने अनुभव से सीखता है, कार्य को करके सीखता है। और इसी पर आधारित देखिए ये जो दर्शन शास्त्र विषय और दूसरा मनोविज्ञान पर आधारित व्यवहारवाद, ये दो अवधारणाएं हैं जिनके आधार पर किसका जन्म होता? प्रयोजनवाद। सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए प्रयोजनवाद का आधार माना गया है तो देखिए सीधा सा प्रयोजनवाद को माना गया है, प्रयोजना प्रोजेक्ट मेथड का आधार। ये पहली चीज। दूसरा यदि देखिए दो अगर बात की जाए तो दूसरा किससे मानी गई इसकी उत्पत्ति? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद किसकी अवधारणा है? जिसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता मनोविज्ञान में। और प्रयोजनवाद किसकी अवधारणा है? दर्शन शास्त्र की अवधारणा है। और इन्हीं चीज़ों के आधार पर इसको देखिए क्या किया गया? डेवलप किया गया। और यदि इतिहास में यदि हम देखें तो नाम सुना होगा रूसो का। रूसो की एक किताब है एमिल, और रूसो ने देखिए अपनी इस पुस्तक में कहा था करके सीखना। उन्होंने सीखने के तरीके बताए, करके सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, खोज से सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना या निरीक्षण। अवलोकन या देखिए हम इसे क्या कहते हैं? निरीक्षण द्वारा सीखना। ये चार प्रकार के सीखने बताए थे किसके द्वारा? रूसो ने अपने एमिल में। फ्रोवेल ने कहा था कि छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से सीखना,
फिर आते हैं प्रयोजनवादी जॉन डीवी साहब, और वो कहते हैं कार्य को करने से ही बच्चा सीखता है, उसे मौखिक ज्ञान मत पढ़ाओ, उसे देखिए कार्य कुछ ना कुछ करवाया जाए ताकि उसको अनुभव प्राप्त हो, अनुभव प्राप्त होंगे तो ज्ञान का स्थायीकरण होगा, और उसी का परिणाम है कि आज एक विधि का जन्म हो गया जिसका नाम है प्रयोजनवाद या प्रोजेक्ट मेथड के नाम से हम जानते हैं। याद रखना, पेपर में सवाल पूछा जाए, प्रोजेक्ट मेथड का आधार प्रयोजनवाद, उसके बाद यदि पूछा जाए कौन से विषय से, दर्शन शास्त्र, और फिर पूछा जाए मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान की अवधारणा का नाम व्यवहारवाद। और वैसे यदि हम देखें तो रूसो ने क्या कहा था अपनी एमिल पुस्तक के अंदर, इन चीजों के आधार पर सीखना ज्यादा अच्छा है। फ्रोबेल ने भी कहा इसके बाद, रूसो के बाद, क्रियाओं द्वारा सीखना। फ्रोबेल, इन्होंने किसके बारे में कहा? क्रियाओं द्वारा सीखना, क्रियाओं द्वारा सीखना। फिर अंत में आते हैं प्रयोजनवादी जॉन डीवी साहब। जॉन डीवी साहब की यदि बात करें तो इन्होंने कहा था अनुभव से सीखना। बच्चा कोई ना कोई कार्य करता है, उसको अनुभव प्राप्त होते हैं, उससे सीखने की बात कहते हैं जॉन डीवी साहब। इस तरह से ये चीजें आती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए परियोजना का अर्थ यानी प्रोजेक्ट का अर्थ, दूसरा नाम क्या है? प्रोजेक्ट। इसका अर्थ क्या है? प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट देखिए ऐसा शब्द हो गया, आम चलन में हो गया, तो इसका एक छोटा सा अर्थ आप समझना, पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने की रूपरेखा। तो यहां देखिए पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की रूपरेखा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लानिंग यानी योजना। रूपरेखा, अब देखिए रूपरेखा तो कागजों में भी बन जाती है, मानसिक क्रियाएं हैं, कभी कर लेते हैं, लेकिन यहां तो काम होना चाहिए प्रोजेक्ट में, ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं, उस ज्ञानात्मक उद्देश्य को देखिए इंप्लीमेशन होना जरूरी है। तो दूसरी बात यहां आती है रूपरेखा व क्रियान्विति। क्रिया होती है, क्रियान्विति करना क्या कहलाएगा? प्रोजेक्ट कहलाएगा। याद रखना, पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने की क्या है? रूपरेखा, और साथ में क्रियान्विति, इन दो चीजों पर जोर दिया गया, प्लानिंग एंड इंप्लीमेशन पर। दो काम होने चाहिए, अर्थात क्रिया योजना विधि के अंदर एक ज्ञानात्मक और दूसरा क्रियात्मक, दो पक्षों पर जोर दिया गया है इसमें। इस बात को बहुत ही अच्छे से, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हमारा साइंस हो, चाहे हमारे L1 हो, L2 हो, या हमारा सेकंड ग्रेड हो, कहीं भी हम इस चीज को पढ़े, प्रयोजना का अर्थ है कि देखिए एक तो उसकी रूपरेखा बनाना कार्य की, दूसरा उसे इंप्लीमेशन यानी उसे क्रियान्वित करना। अब देखिए हम इस प्रयोजना शब्द को इतने को पढ़ा, और पढ़ने के बाद अब विधि के रूप में हम पढ़ते हैं और किस तरह से इसके विधि के रूप में कार्य किया गया। अब सबसे पहले देखिए किलपैट्रिक महोदय की परिभाषा, और ये कुछ परिभाषाएं मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, उनको बहुत ही अच्छे से याद भी करना है, चाहे किलपैट्रिक महोदय हो या देखिए स्टीवेंसन साहब हो या पार्कर हो, कोई भी हो, उन्होंने छोटी छोटी डेफिनेशन दी कि प्रोजेक्ट है क्या चीज, उसे परिभाषित करने की कोशिश की। सबसे पहले देखिए विलियम हेनरी किलपैट्रिक के अनुसार इन्होंने कहा प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। तो देखिए इन्होंने प्रोजेक्ट को क्या कहा? मल्टीपर्पज, बहुउद्देश्यपूर्ण कार्य है। कैसा कार्य बताया उन्होंने? बहुउद्देशीय कार्य बताया इन्होंने, बहुउद्देश्य, मल्टीपर्पज। कोई एक उद्देश्य के लिए कार्य नहीं होता, बहुत सारे उद्देश्य। इस परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हैं, किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय कार्य है जो एक सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। तो दो चीजें निकल के आई हैं, एक तो सामाजिक वातावरण और दूसरा क्या? उद्देश्य। ये मैं बाद में पूछूंगा आप लोगों। सामाजिक वातावरण का मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना, क्योंकि प्रोजेक्ट पर एक अकेला व्यक्ति कार्य थोड़ी करता है, कुछ समूह के रूप में मिलकर सामाजिक रूप से लोग कार्य करते हैं, जिसे कहा जाता है प्रोजेक्ट के अंदर सामाजिक वातावरण। एक वातावरण और होता है प्राकृतिक, जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित वातावरण में कार्य करना, ये समाज द्वारा निर्मित वातावरण है। जैसे अपनी कोचिंग, स्कूल, ये क्या है? ये हमारे सामाजिक वातावरण है। शहर,
ये कैसे वातावरण है, कोई कंपनी, ये सब सामाजिक वातावरण के एग्जाम्पल हैं। और आगे देखिए स्टीवेंसन साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है। किलपैट्रिक ने बहुउद्देशीय बताया, तो इन्होंने कैसा कार्य बता दिया, एक समस्यात्मक प्रॉब्लम वाला कार्य बताया, जिसका समाधान उसके कौन से वातावरण में संभव है, प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जा सकता है। याद रखना, बहुउद्देश्य प्लस सामाजिक वातावरण किलपैट्रिक, उसके बाद समस्यात्मक और प्राकृतिक वातावरण स्टीवेंसन, क्योंकि ये भी उनके साथी थे। और देखिए इसके बाद देखते हैं बेलार्ड महोदय क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का बहुत ही अच्छा, इसका मतलब होता है यथार्थ। इसका मतलब क्या है, यथार्थ। और यथार्थ क्या चीज होती है, यदि हम यथार्थ की बात करें तो वास्तविकता, कोई ना कोई काम होना चाहिए वास्तविकता में, कागजों में नहीं हो। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है, ठीक है, छोटे छोटे कार्य करते रहते हैं, तो छोटा सा क्या, एक अंश है मात्र अपने जीवन के बहुत सारे कार्यों का, जिसे विद्यालय में संपादित। अब देखो बेलार्ड महोदय क्या कहते हैं, विद्यालय में, स्टीवेंसन महोदय क्या कहते हैं, प्राकृतिक वातावरण में, किलपैट्रिक क्या कहते हैं, सामाजिक वातावरण में। अलग अलग जगह बात कर रहे हैं, बात वही, कार्य होना चाहिए। और देखिए इसके बाद हम देखते हैं पार्कर के अनुसार, पार्कर महोदय क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कार्य, ये थोड़ा गलत लिखा, प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है। कोई भी कार्य की क्या माना गया, एक इकाई है, जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता, संपन्नता का मतलब है क्रियान्विति, क्रियान्विति जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, और योजना का मतलब क्या है, प्लानिंग यानी रूपरेखा, यानी सीधा सा है, ये कहते हैं दो चीज होती हैं इसके अंदर। पार्कर महोदय कहते हैं प्रोजेक्ट में एक तो कार्य की रूपरेखा बनाना और उसे क्रियान्वित करना। कौन कहते हैं, पार्कर साहब, जो देखिए प्रोजेक्ट कार्य की एक क्या है, छोटी सी इकाई, ज्यादा बड़ी परिभाषाएं नहीं है, छोटी छोटी परिभाषाएं, जो 4 परिभाषाएं हमने देखी। उसके बाद देखिए अब हम देखते हैं बीनिंग के अनुसार। बीनिंग की यदि हम बात करें तो देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है वास्तविक जीवन जैसी परिस्थितियों में, वास्तविक जीवन का मतलब क्या है, यथार्थ जीवन, जो फील्ड में हम उस कार्य को कर सकते हैं, में पूरा किया जाने वाला बालकों द्वारा आयोजित उद्देश्य युक्त कार्य परियोजना। एक शब्द देखिए सबसे पहले किसने कहा था, किलपैट्रिक ने, उद्देश्य आधारित, इन्होंने भी कहा उद्देश्य आधारित। दूसरी बात का वास्तविक जीवन, और किसके द्वारा होना चाहिए ये कार्य, बालकों द्वारा, और परिस्थितियां कैसी हो, वास्तविक, जैसे टोकरी बनवाना, साबुन बनवाना, कैंडल्स बनवाना, बच्चों से छोटे छोटे काम होते हैं, ये बच्चों को करके दिखाना होता है इनमें, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं प्रोजेक्ट विधि के आधारभूत सिद्धांत। अब सिद्धांतों की बात देखिए यहां पर हम कर रहे हैं, सिद्धांत कह दो, नियम कह दो, या एक तरह से विशेषताएं भी हैं प्रोजेक्ट। जितनी परिभाषाएं पढ़ी उनके अनुसार आपको कुछ विशेषताएं बतानी है। जैसे मैं आपको बताता हूं, केंद्र में कौन था, बच्चा, सारे कार्य कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, करके सीख रहा है, अनुभव प्राप्त कर रहा है, स्वयं कार्य करता है। तो इसका मतलब यहां कुछ नियम और सिद्धांतों की बात भी की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जो पहला नियम और सिद्धांत आता है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का सिद्धांत। बच्चे को क्या किया गया, यहां पर स्वतंत्र छोड़ा गया है, वो अपने देखिए इच्छा और रुचि के अनुसार कार्य करता है। दूसरा एक शब्द और आया था, वास्तविक परिस्थितियां या यथार्थता, या वास्तविकता। यथार्थता का सिद्धांत, क्योंकि कोई ना कोई काम करना है यहां, ऐसे नहीं है कि कागजों में ही काम चलता रहे, कुछ ना कुछ कार्य करके दिखाना होता है। इसलिए कैसी परिस्थितियां हैं, वास्तविक या यथार्थता। और देखिए परिभाषा में एक शब्द आया था, उद्देश्य आधारित, आधारित सिद्धांत। बिना उद्देश्य के कोई कार्य कर ही नहीं सकते, उद्देश्य की बात। मनोवैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता,
इसका अर्थ जान लेना, बच्चे की रुचि, बच्चे का स्तर, बच्चे की योग्यता को यदि शामिल किया जाता उसे कहा जाता मनोवैज्ञानिक। बच्चे देखिए अपने अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं इस विधि के अंदर। और देखिए इसके बाद और सिद्धांत देखते हैं। अब देखिए करके सीखने का सिद्धांत या क्रियात्मकता, क्रियात्मकता का सिद्धांत, हम कह सकते हैं इसी चीज को करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इन सब बातों की देखिए इसमें क्या की जाती है, बात की जाती है। उसके बाद देखिए जब व्यक्ति काम करता है तो सामाजिकता, क्योंकि समूह में हमने परिभाषाओं में देखा था सामाजिकता, सामाजिकता का है मिलजुल कर कार्य करना, एक दूसरे के सहयोग से कार्य करना। तो इस तरह से देखिए बहुत सारी चीजें आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जब व्यक्ति कार्य करता है तो कुछ व्यक्ति देखिए बहुत ही या हम बच्चों की बात करें, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मध्यम स्तर के, कुछ निम्न स्तर के, अपने अपने स्तर के अनुसार देखिए बच्चे कार्य करते हैं। उच्च स्तर वाले उच्च स्तर का कार्य करते हैं। तो यानी इसका मतलब व्यक्तिगत भिन्नता पर भी जोर दिया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत। अब इस तरह से आप एक एक करके इन सिद्धांतों को देखोगे। उसके बाद जो काम किया जाता है उसमें कोई ना कोई उपयोगिता भी होती है, उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जो विशेष सामग्री स्कूलों में बनवाई जाती है ज्यादा महंगी नहीं हो, खर्चीली नहीं हो, इसलिए मितव्ययता का सिद्धांत भी होता है। मितव्ययता यानी कम खर्च करना, व्ययता का सिद्धांत। इस तरह आप देखिए एक एक करके बहुत सारी बातें आ जाती हैं इसमें। और दूसरा देखिए समन्वय, एक दूसरे बच्चों के साथ समन्वय स्थापित करके, कोऑर्डिनेशन, समन्वयता का सिद्धांत। ये सब क्या हैं? ये सारी की सारी जो सिद्धांत या नियम बात कर रहे हैं हमारी विधि के अंदर होते हैं। सारी चीजें एक एक करके स्वतंत्र, यथार्थ, वास्तविक परिस्थितियां, उद्देश्य आधारित कार्य होता है, मनोविज्ञान, क्रियाशीलता, सामाजिकता, व्यक्तिगत भिन्नता, उपयोगिता, मितव्ययता और समन्वय। इन सब चीजों पर जोर दिया गया है किसके अंदर? इस विधि में, इस कार्य के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे देखते हैं इसमें प्रयोजना विधि के सोपान। याद रखना ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक। तो हम बात करते हैं सबसे पहले देखिए इसके सोपान में किलपैट्रिक के अनुसार, क्योंकि इस विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक साहब हैं। किलपैट्रिक के अनुसार याद रखना, किलपैट्रिक के अनुसार 4 तो प्रकार होते हैं और 4 ही सोपान बताए गए किलपैट्रिक ने। कितने सोपान बताए गए हैं? 4 सोपान और 4 ही प्रकार में, जो आगे भी बात करूंगा इसके अंदर। किलपैट्रिक ने देखिए अपने इसके अंदर 4 बातें बताई हैं। और ये भी याद रखना किलपैट्रिक ही नहीं, कोई भी हो, कोई भी क्रियाकलाप किया जाए सामान्यतः 4 बातें तो सब में होती हैं। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास होता उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य का निर्धारण करना। उद्देश्य का निर्धारण होने के बाद दूसरा करते हैं उसकी रूपरेखा बनाना, यानी उसका नियोजन। अंग्रेजी में कहते हैं प्लानिंग और हिंदी में हम एक शब्द और काम में ले लेते हैं, डिजाइन या रूपरेखा तैयार करना। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर आता है जो योजना बनाई है उसको इम्प्लीमेशन यानी क्रियान्विति करना। तो नंबर देखिए 3 पर क्या आता है? क्रियान्विति। और चौथे नंबर पर आता है उस कार्य का मूल्यांकन करना, इवोल्यूशन, मूल्यांकन करना। और इस तरह से ये 4 पद होते हैं कोई भी कार्य के, याद रखना अच्छे से। उद्देश्य, योजना, उसके बाद क्रियान्विति और उसके बाद मूल्यांकन। 4 पद होते। किलपैट्रिक ने भी ये 4 ही बताए, लेकिन उन्होंने एक 5वीं बात और बताई जिसे 5वां पद नहीं कहते, नोट लगाकर हम उसे लिख लेते हैं।
उन्होंने कहा जो भी कार्य किया गया है उस कार्य का अंत में क्या रखना होता है, रिकॉर्ड, संधारित करना। संधारित का मतलब होता है रखना, कि आपने पहले क्या काम किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, और इस पूरे रिकॉर्ड को रखा जाता है। साथियों याद रखना कितने सोपान है किलपैट्रिक के अनुसार, 4, 1, 2, 3 और 4। और 5वीं बात उन्होंने क्या कही है, अंत में रिकॉर्ड रखने की बात कही गई है। अब मैं बात करूंगा प्रायोजना, प्रयोजना या प्रोजेक्ट मेथड के सामान्य सोपान, जो अगले उसके अंदर देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगले यदि हम बात करते हैं प्रायोजना विधि के और सोपानों की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए सामान्य सोपान में आपको बताता हूं यहां पर, सामान्य सोपान किसके, प्रायोजना विधि के। प्रायोजना विधि के यदि हम सामान्य सोपानों की बात करें तो देखिए इसमें जो सामान्य सोपान आते हैं 4 तो वो ही हैं, उसके अलावा 2 और होते हैं इसके सोपान। 2 कौन कौन से सोपान होते हैं तो उनकी हम बात करते हैं। देखिए इसमें सामान्य सोपान की यदि हम बात करते हैं, देखिए आप इसमें 4 जो पद हैं उनके अलावा 2 पद और होते हैं। एक पद सबसे पहले आता है परिस्थितियों का निर्माण करना। का निर्माण करना, किसका निर्माण करना, परिस्थितियों का निर्माण करना। अब उसके बाद देखिए ये पहला सोपान। 4 अब हमारे जो लिखे जाएंगे, जो मैंने पूर्व में आपको बताए थे। तो दूसरे नंबर पर आता है उद्देश्य का निर्धारण। उद्देश्य का निर्धारण करना। पहले मैं सोपानों को लिख रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा। उसके बाद इसे यह भी कहा जाता उद्देश्य का चयन करना, निर्धारण करना या चयन करना। नंबर 3, उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या करना, कार्य योजना बनाना। कार्य योजना बनाना यानी प्लानिंग। और उसके बाद नंबर 4 पर आता है कार्य योजना के बाद क्रियान्विति करना। क्रियान्विति करना। और नंबर 5 पर आता है, देखिए इसके बाद उसका क्या करना, मूल्यांकन। कार्यों का मूल्यांकन करना, अर्थात जो उद्देश्य आपने निर्धारित किए थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई है, तो कितनी मात्रा तक उनकी प्राप्ति हुई। और छठा देखिए आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, किलपैट्रिक ने क्या कहा था, रिकॉर्ड संधारित करना, रिकॉर्ड रखना यानी लेखा जोखा रखना। रिकॉर्ड या हम कह देते लेखा जोखा। रिकॉर्ड संधारित करना। कई बार इसे रिपोर्ट भी कहा जाता है, रिपोर्ट। रिकॉर्ड को क्या कह देते, रिपोर्ट तैयार करना यानी समरी या सारांश, आपने काम कैसे किए। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। ये 4 तो पहले ही थे, उसके बाद 5वां देखिए, ये नीचे देख रहे हैं जो 6ठे नंबर पे लिखा है, किलपैट्रिक ने बात कही थी अपने, इसमें एक नया शब्द जुड़ा है, परिस्थितियों का निर्माण करना। अब मैं आपको इस विधि को समझा रहा हूं। एक तरफ तो होता है हमारे पास शिक्षक, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक तरफ होता है हमारे पास शिक्षार्थी। 2 चीज है हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक। इसमें क्या होता है, गौण होता है, सहयोगी होता है, परामर्शदाता होता है। सहयोगी है, परामर्शदाता है, गौण है, या देखिए हम कहते हैं सुविधादाता। इंग्लिश में हम कहते हैं फैसिलिटेटर। लेकिन बच्चा है, जब शिक्षक गौण है तो ये क्या होगा, सक्रिय, क्रियाशील है, बच्चा स्वयं कार्य कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रधान होता है।
अब इस बच्चे की भूमिका क्या है इस पूरी प्रक्रिया में और हमारे इस टीचर की भूमिका क्या है? सबसे पहला कार्य टीचर का ही होता है। क्या काम करना टीचर द्वारा? परिस्थितियों का निर्माण करना, ये काम पहला टीचर बच्चे के सामने कक्षा में बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आएगा और रख देगा, और फिर उन बच्चों को कहा जाता है बेटा चुनिए। बच्चे अपने अपने स्तर के अनुसार प्रोजेक्ट का क्या करते हैं? चयन करते हैं। तो याद रखना, भूमिकाओं में पहला कार्य जो है टीचर का ही होता है, परिस्थितियों का निर्माण करना। परीक्षा में पूछा जाए परिस्थितियों का निर्माण कौन करता है? टीचर करता है। अब बच्चे देखिए अपने अपने उद्देश्य के अनुसार, एज फॉर स्टूडेंट, अपने अपने अनुसार अपने उद्देश्यों का क्या कर लेते? चयन। उच्च बौद्धिक क्षमता वाले उच्च लेवल का, मध्यम वाले मध्यम का, निम्न वाले निम्न का। तो इनकी भूमिकाओं में कार्य नंबर कौन सा आता है? 2। फिर आते हैं नंबर 3 पर। ये काम भी बच्चे करते हैं, अपने कार्य की योजना प्लानिंग बनाने का काम कौन करेंगे? 3 यहाँ लिख दे, ये 3 ही लिखा हूं। फिर आता है 4 क्रियान्विति, बच्चे ही करेंगे अपने कार्य को, इसलिए ये काम भी किसका है? स्टूडेंट का। नंबर 4 जो लिख रखा है ये भी किसका है? स्टूडेंट का। 5वें नंबर पर आता है कार्य का मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करने का कार्य कौन करता है? शिक्षक करता है। नंबर 5 पर लिखा है मूल्यांकन करना। और मूल्यांकन किस चीज का किया जाता है? ये जो है उद्देश्य निर्धारण किया या नहीं किया, कार्य की योजना बनाई या नहीं बनाई, और कार्य को कौन कौन से बच्चों ने क्रियान्वित किया और किस स्तर से क्रियान्वित किया, उन सब का मूल्यांकन कौन करेगा? टीचर। 2 कार्य शिक्षक कर रहा है, 3 कार्य किसने करे हैं? स्टूडेंट ने। अब आखिरी जो बच जाता है देखिए हमारा 6ठे नंबर का कार्य, रिकॉर्ड या लेखा जोखा संधारित करना। ये कार्य बच्चों बताइए शिक्षक करेगा या शिक्षार्थी? जल्दी से सोचिए और बताइए। रिकॉर्ड लिखने का कि हमने सबसे पहले ये काम किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया, यानी एक टोकरी बनानी थी, टोकरी कैसे कैसे बनाई, उसके सारे स्टेप्स को लिखने का काम कौन करेगा? सारांश लिखने का काम कौन करेगा? वेरी गुड, आप बहुत ही सही सोच रहे हैं। ये कार्य जो करेगा कौन करेगा? नंबर 6 पर जो है बच्चा ही करता है, वो ही रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि टीचर ने तो कोई काम किया ही नहीं है, वो तो परामर्शदाता, सुविधादाता, सहयोगी और गौण और मार्गदर्शक की भूमिका में काम जिसने किया है वो ही तो लिखेगा यहाँ पर, दूसरा नहीं लिख सकता। इस तरह से ये सामान्य सोपान पेपर में पूछे जाएं 6, किलपैट्रिक के पूछे तो 4। पहले 4 याद करिए, 6 अपने आप याद हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए हम इस विधि के यदि हम बात करें गुणों की, बहुत ही अच्छी विधि है। सबसे पहले देखिए बात आती है इस विधि की, जो मैंने सिद्धांत बताए थे वही चीज रिपीट हो रही है। मनोवैज्ञानिकता बालक की रुचि के अनुसार है या नहीं है? बिल्कुल है। बालक अपने अपने स्तर से चुनाव करता है या नहीं? बिल्कुल करता है। बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है या नहीं? करता है। तो ऐसी विधि को क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक। केंद्र में कौन है इस विधि में? बच्चा है। तो ऐसी विधि को क्या कहेंगे? बाल केंद्रित। और देखिए इसके साथ साथ विशेषताएं लिखते हैं, बाल केंद्रित। कैसी विधि है? बाल केंद्रित। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीख रहा है बच्चा। प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विधि, बिल्कुल सही है। यथार्थ पर आधारित है, यहाँ कार्य किया जाता है वास्तविक परिस्थितियों में, इसलिए व्यवहारिक विधि है। कागजों में काम नहीं होता है, काम करके दिखाना होता है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक मूल्य, बिल्कुल सही है, ये प्रजातांत्रिक विधि है। मिलजुल कर बच्चे कार्य इसमें करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सामाजिक मूल्य, बिल्कुल सही है। सामाजिक मूल्य देखिए यहाँ पर हम करते हैं भाईचारा, सद्भावना, बच्चे सीखते ही हैं इसके अंदर। और देखिए स्पष्ट एवं स्थायी ज्ञान, क्योंकि अनुभव पर आधारित होने के कारण बच्चे का ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। और उसके अलावा देखिए इस विधि को कहा जाता है वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता का मतलब होता है क्रमबद्धता सिखाई जाती है इस विधि में। ये विधि लोकतांत्रिक है, ये विधि मनोवैज्ञानिक है, ये विधि बाल केंद्रित है, ये विधि वैज्ञानिकता है, ये विधि करके सीखने पर आधारित है। सबसे बड़ी बात है ज्ञान का स्थायीकरण होता है, क्योंकि किस पर आधारित है? अनुभव पर आधारित। क्यों? क्योंकि करके सीखा जाता, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, कार्य किया जाता। सबसे बड़ी विशेषता और है व्यक्तिगत भिन्नता। अलग अलग देखिए जो बच्चे हैं वो अपने कार्य को कर सकते हैं। भिन्नता व्यक्तिगत विधि है ये।
इंडिविजुअल कार्य करवाया जाता है प्रत्येक बच्चे को, जिसका जो स्तर होता है उसके अनुसार देखिए कार्य हो जाता है। व्यक्तिक भिन्नता, तो ये सारी इसके क्या है, गुण हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए इसके प्रकार देख लेते हैं। प्रकारों में वर्गीकरण कई आधार पर, छात्र संख्या के आधार पर। छात्र संख्या कहाँ के लिए, कक्षा कक्ष की। एक कमरे में जितने बच्चे हैं या जिस कक्षा में जितने बच्चे, उसके आधार पर दो प्रकार की। बच्चे यदि देखिए यहाँ पर बहुत ही कम है कक्षा में, तो कैसी हम प्रोजेक्ट देंगे, व्यक्तिक। व्यक्तिक देखिए प्रोजेक्ट बनवाएंगे अलग अलग से, एक एक बच्चे से। अगर बच्चे ज्यादा हैं तो क्या बनाएंगे, समूह बनवा देते हैं। समूह यानी ग्रुप प्रोजेक्ट, सामूहिक रूप से बनवा देंगे हम प्रोजेक्ट। ये बच्चों की संख्या पर आधारित प्रोजेक्ट। और देखिए यदि हम इसके और देखते हैं, समय की दृष्टि से भी बताया गया। देखिए समय की दृष्टि से दो प्रकार की, एक को कहा गया लघु प्रोजेक्ट, एक को कहा गया वृद्ध प्रोजेक्ट। इसकी अवधि बताई गई है क्योंकि समय के आधार पर 2 से 7 दिन के बीच में, और इसका मतलब है 7 से अधिक दिन, उसे वृद्ध प्रोजेक्ट कहा जाता है, समय के आधार पर भी। अब बात करते हैं किलपैट्रिक साहब के अनुसार। किलपैट्रिक ने देखिए 4 प्रकार के प्रोजेक्ट ना, अभी तो पहले एक और देख लेते, उद्देश्य। उद्देश्य में देखिए यहां जो उद्देश्य क्या है, भौतिक वस्तुओं का निर्माण करना तो भौतिक प्रोजेक्ट, सीखने का करना है लर्निंग का तो लर्निंग प्रोजेक्ट, समस्यात्मक करना है तो समस्या पर आधारित, यानी जैसा भी आपका उद्देश्य है उस पर आधारित। और यही नहीं, उद्देश्य पे तो बहुत सारे हो सकते हैं जो प्रोजेक्टों की बात की गई है। उसके बाद आता है जो सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, और ये किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट की बात की गई है। किलपैट्रिक ने देखिए कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में प्रोजेक्ट को बांटा है। और 4 कौन कौन से हैं प्रोजेक्ट? सबसे पहले उन्होंने कहा उत्पादनात्मक, उत्पादनात्मक प्रोजेक्ट। नाम से ही पता लग रहा है किसी ना किसी चीज का उत्पादन किया जाता है या रचना की जाती है, इसलिए रचनात्मक या सृजनात्मक प्रोजेक्ट। जैसे मैं उदाहरण दूं, चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, खिलौने बनाना, टोकरी बनाना, साबुन बनाना, कैंडल बनाना, किसी ना किसी चीज का प्रोजेक्ट। अब दूसरे नंबर पर देखिए समस्यात्मक, समस्यात्मक प्रोजेक्ट। बच्चे के सामने कोई ना कोई मानसिक रूप से समस्या रख दी जाती है और बच्चों से कहा जाता है बेटा सोचो। शिक्षक तो अनुशासन करने वाला है, शिक्षक तो बच्चे के सामने समस्या रखने वाला है, काम तो किसको करना, बच्चे को करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी घूर्णन गति को स्टॉप कर दिया जाए, सोचिए आप। दूसरा क्वेश्चन, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति उल्टी कर दी जाए तो क्या होगा, उलट दी जाए, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही थी, अब उसको उल्टा कर दिया पूर्व से पश्चिम, तो क्या होगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा। ये सारे इफेक्ट आपको सोचने हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट कैसा है, समस्यात्मक। फिर उसके बाद देखिए अभ्यासात्मक दिया गया है, जिसमें देखिए कार्य का क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। और अभ्यास से क्या उत्पन्न हो जाता है, बच्चे में कौशल, इसलिए इसको कौशलात्मक प्रोजेक्ट भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से प्रोजेक्ट, जैसे तैरने का अभ्यास कराना, शुद्ध उच्चारण करवाना कक्षा में शब्दों का, तो देखिए अपने आप ही हो जाएंगे, ये अभ्यासात्मक है। नंबर 4 पर देखिए उन्होंने जो बताया गया रसास्वादन, जो मैं यहां ने लिख के इधर लिख देता हूं, रसास्वादन।
जहां रस का अनुभव किया जाए। जब बच्चा कोई कविता पाठ करता है तो रसों का अनुभव किया जाता है। रसों का अनुभव करने वाले लोग क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता। मत प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जैसे कविता पाठ, कविता पाठ जैसे गाना गाना बच्चों के। तो ये कितने हो गए? 2 समस्यात्मक, 3 अभ्यासात्मक और 4 रसास्वादन। इस तरह से 4 प्रकार के क्या बन जाते हैं हमारे पास किलपैट्रिक द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट। 4 सोपान, 4 ए। और इसके अलावा एक थॉमस एम रिस्क का भी पूछ लिया जाता है, देखिए, जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। अगला जो वर्गीकरण पूछा जाता है थॉमस एम रिस्क के अनुसार इन्होंने 3 प्रकार के बताए। देखिए कितने प्रकार के बताए? सबसे पहला तो वही था उत्पादनात्मक, उत्पादनात्मक प्रोजेक्ट। किसी ना किसी चीज का उत्पादन किया जाता है। मैंने अभी लिखा था चार्ट, मॉडल वगैरह, इन चीज का पहला। दूसरा उन्होंने बताया लर्निंग प्रोजेक्ट। लर्निंग प्रोजेक्ट तो हम हिंदी में कहेंगे सीखने या अधिगम, अधिगम या सीखने का प्रोजेक्ट। बच्चे को जब कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, अभ्यास कराया जाता है, तो उसे कहा जाता है लर्निंग प्रोजेक्ट। और तीसरा उन्होंने बताया, देखिए, बौद्धिक या समस्यात्मक, बौद्धिक या समस्यात्मक प्रोजेक्ट। इस तरह से देखिए, ये मानसिक शक्तियों का विकास करने वाला प्रोजेक्ट। यहाँ बच्चे को अधिगम कराया जाता है, सिखाया जाता है, और ये उत्पादनात्मक। इस तरह से एम रिस्क के अनुसार प्रोजेक्ट कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 प्रकार के। अब आगे चलते हैं, देखिए, और आगे देखते हैं दोष। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है, देखिए, दोष। जितनी भी विधियां मैं आपको पढ़ाऊंगा, सभी विधियों में सामान्यतः वही दोष होते हैं। और इन दोषों को लिखने के बजाय समझने की कोशिश करना। क्या हमारे, देखिए मेरे क्वेश्चन है पहले, क्या हम संपूर्ण पाठ्य पुस्तक को एक मेथड से पढ़ा सकते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। क्या प्रोजेक्ट को एक समय सारणी में समायोजित कर सकते हैं? जो अपनी 40 मिनट का पीरियड होता है, प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। उसके बाद क्या हमारी पाठ्य पुस्तकों में प्रोजेक्ट मेथड दिए हुए हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। क्या हमारे शिक्षक इसके अंदर एक्सपर्ट हैं? आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हमारी जितनी भी शिक्षण शालाएं हैं जहां प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां इस विधि का अभ्यास नहीं कराया जाता है। और इसी तरह से हम इनकी आलोचनाएं कर सकते हैं। टाइम टेबल में सेट नहीं बैठती, हमारा पाठ्यक्रम इस तरह का नहीं है, उसके अलावा एक विधि से पढ़ाना उचित नहीं है, उसके अलावा हमारे शिक्षक योग्य नहीं है। ये सारी क्या है? उसके अलावा कुछ और दोष भी देखिए हम दे देते हैं। समय क्या लगता है? अधिक, समय अधिक, खर्चीली, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने के लिए देखिए सामान चाहिए। शक्ति भी अधिक लगती है, जिसे हम कहते हैं श्रम शक्ति, क्योंकि श्रम भी अधिक लगता है। ये सब दोष हैं। बाकी मैंने जो बताए थे वो दोष देखिए जो सारी विधियों में काम आएंगे। समय अधिक, खर्चीली और श्रम शक्ति अधिक। उसके अलावा समय सारणी, स्कूल का टाइम टेबल कालांश, समय सारणी यानी कालांश में समायोजित नहीं, समायोजित नहीं होता भाई। हमारी पाठ्य पुस्तकें नहीं है, टेक्स्ट बुक इसके अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे टीचर भी अकॉर्डिंग नहीं है। टीचर क्या है? प्रशिक्षित नहीं है, नहीं है, हमारे टीचर ट्रेंड नहीं है इस विधि से। और एक ही विधि से देखिए हम पूरा शिक्षण विधि नहीं करवा सकते, अर्थात पूरे पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को पढ़ा नहीं सकते। ऐसे कितनी कमियां निकाल सकते हैं। इस तरह से अपना टॉपिक समाप्त। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, 1-2, ताकि आप देखें कि मेथड से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट कार्य के दौरान प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है। कौन करता है प्रोजेक्ट का चुनाव? प्रोजेक्ट की परिस्थितियां तो टीचर प्रस्तुत करता है, लेकिन प्रोजेक्ट का चुनाव कौन करता है? जो प्रधान होगा, जो सक्रिय होगा, वो चुनाव करेगा। केवल शिक्षक करेगा
शिक्षक के निर्देशन पर छात्रों द्वारा, छात्रों के फीडबैक पर शिक्षक द्वारा या विषय विशेषज्ञ द्वारा। तो सीधा सा है, बच्चे करते हैं किसके निर्देशन में? टीचर के निर्देशन में। इस तरह से देखिए आप प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति निम्नांकित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। सीधा सा उत्तर क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल जो परीक्षा में आए हुए हैं वो लेके आया हूं। प्रयोजना विधि का जनक किसे माना जाता है? स्टीवेंसन, जॉन डीवी, चार्ल्स पियर्सन और किलपैट्रिक। तो देखिए सीधा सा है, मैंने आपको बताया था विलियम हेनरी किलपैट्रिक। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन थे अपने इसके अंदर जिनको हम क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अपना टॉपिक क्या हो जाता है? एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आप लोग भी कोशिश करना इसको सीखने की, क्योंकि दो उद्देश्यों पर आधारित है ये, एक ज्ञानात्मक और एक क्रियात्मक। प्रमुख रूप से जोर दिया जाता है क्रियात्मक। जब मैं आपको देखिए एक विधि और पढ़ाऊंगा, समस्या समाधान। समस्या समाधान विधि के अंदर मैं पूछूंगा प्रोजेक्ट और समस्या समाधान विधि में क्या अंतर है? तो सीधा सा प्रोजेक्ट विधि में कार्य पर जोर दिया जाता है और कार्य भी कौन से? क्रियात्मक। लेकिन समस्या समाधान पे मानसिक क्रियाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इस तरह से अपना टॉपिक समाप्त होता है। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।